अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा वकास अली, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। इसमें ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस मकसद के लिए सबसे पहले देखेंगे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी किताब में मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसका बेसिक कंसर्न है यूज टू मेजर द मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि हम डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं किसी एलिमेंट के, उनका एग्जैक्ट मास मालूम करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलेगी। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इसकी डेफिनेशन है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एक्सैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, यानी कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स का एक्सैक्ट मास मालूम करना है, तो वो जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से करना है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। अब ये डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री तो वो भी सेम है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है बच्चों ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेजर द एक्सैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम, यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की तारीफ यही है, सिर्फ आपने इंस्ट्रूमेंट की जगह पर प्रोसेस लिख देना है, तो डेफिनेशन वही बन जाएगी। इसकी हिस्ट्री क्या है? आपने मैस स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तकरीबन 1927 में ऑस्टन ने डिजाइन किया था। W.H. ऑस्टन जो है इसने मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया, तो इसको ऑस्टन का मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। ये सबसे सिंपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर था, सिंपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर था जो ऑस्टन ने डिजाइन किया। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर? व्हाट इज ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर? बेसिकली ऑस्टन का मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स या एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि ऑस्टन का मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? एटॉमिक मैसेज की शिनाख्त करता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह एक कैनेडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है डेम्स्टर, डेम्स्टर ने भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया। डेम्स्टर भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन करता है जिसको डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो क्वेश्चन यूं भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टन एंड डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर? आप ये लिख दें, डेम्स्टर का मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली उन एलिमेंट्स की शिनाख्त करता था जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स which exist in solid state,
यानी कि ये डेम्स्टर का मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो हमारी किताब में डेफिनेशन लिखी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टन एंड डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये लिख दें और बाद में ये लिख दें, ये डिफरेंस भी आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास इस टॉपिक में से। तीसरा है कि वर्किंग कैसे करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, वर्किंग कैसे करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो तीसरा वर्किंग स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स क्या है मास स्पेक्ट्रोमीटर के। कोई भी मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने जिस भी मॉलिक्यूल के आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मास निकालना है जिस भी आइसोटोप मॉलिक्यूल के आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मास निकालना है, आपने सबसे पहले उसको वेपर्स में तब्दील करना है, यानी कि वेपोराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो दूसरा काम क्या है, आपने उस एलिमेंट को या उस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करना है, यानी कि सेकंड स्टेप जो है वो आयोनाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। फिफ्थ स्टेप है कि वो जो आयंस थे उन आयंस को आपने इकट्ठा करना है एक जगह में, वो जो आयंस हैं उनको आपने इकट्ठा करना है विद द हेल्प ऑफ आयन कलेक्टर। देखें यहाँ पे वेपोराइजेशन के बाद आपने आयोनाइजेशन की है, ये आयंस बन चुके, उन आयंस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड और फिर आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर का दूसरा नाम है या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो ये भी और छठा स्टेप है कि जब वो आयन आपके पास इकट्ठे हो चुके, अब आपने क्या करना, उन आयन से हम जासूसी करेंगे डिटेक्टर लगाकर कि करंट कितना पैदा हो रहा है फिर उस करंट को हम मैग्नीफाई करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा कि वो करंट कितना पैदा हो रहा है, मैग्नीफायर लगेगा और फिर उस करंट का रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा कि कौन सा आइसोटोप जो है वो ज्यादा करंट पैदा कर रहा है या कौन सा आइसोटोप कम करंट पैदा कर रहा है। बेसिकली जहां से करंट जो है वो हमें रिलेटिव अबंडेंस की इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ से करंट हमें रिलेटिव अबंडेंस का बताएगा। और लास्ट पे हमने ग्राफ बनाना है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये लास्ट पे हमने बनाना है। तो ये वो वर्किंग स्टेप्स है जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होने ही होंगे। तो अब सबसे पहले हम एक सिंपल सा मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाते हैं, एक सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमारे पास एक सिंपल सा मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से किसी मॉलिक्यूल को एंटर करेंगे। तो हम लोग नियोन ले लेते हैं। बेसिकली ऑस्टन ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो नियोन के ऊपर किया था। तो नियोन क्योंकि एक एलिमेंट भी है और नियोन जो है वो मॉलिक्यूल भी है, और ये किस स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है। नियोन आप सबको पता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और ये गैसीय स्टेट में है। तो हम लोग सबसे पहले नियोन को यहां से एंटर करेंगे। इसका मतलब पहला स्टेप वेपोराइजेशन का हमें नियोन के लिए करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गैस है। अब हम क्या करेंगे, नियोन को यहां से एंटर करना है। देखें जब आपने यहां से नियोन के मॉलिक्यूल्स को जो कि गैसियस फॉर्म में है एंटर करना है तो हमें यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे आप टायर में हवा भरते हैं, वैसे तो नहीं है टायर में हवा नहीं है तो आप उसको हवा में फेंक दें तो उसमें हवा खुद ही एंटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता।
आप एक प्रेशर के साथ एयर इंजेक्ट करते हैं टायर में, इसी तरह आप जब गैस के मॉलिक्यूल्स को इसमें एंटर करने जा रहे हैं तो आपको इंजेक्शन करनी है। इंजेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इसको प्रेशर देंगे। प्रेशर फिक्स है, तो प्रेशर कितना रखना है, 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -6 टॉर तक। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ठीक है। यहां से ये गैसियस मॉलिक्यूल एंटर हो गए या गैसियस पार्टिकल्स एंटर हो गए या आइसोटोप्स एंटर हो गए, ठीक है। अब यहां से जब एंटर हो गए तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई हुई है। इलेक्ट्रॉन गन सिंपली आप समझ लें कि हमने एक टंगस्टन का फिलामेंट लगाया है और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इस साइड पे हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं बैटरी को, तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जब इन गैसियस मॉलिक्यूल पे अटैक होता है तो आपको पता है कि फर्ज करें ये आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन्स फेंकेंगे तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। इस तरह इस गैसियस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस है। इस तरह आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि यहां से जो गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे जिस वजह से डिफरेंट साइज के आयन बन जाएंगे। इस तरह ये आयंस बनना शुरू हो गए। अगर हम लोग ये वाला प्रेशर नहीं देते, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है जैसे यहां से ज्यादा प्रेशर दे रहे, अब ज्यादा प्रेशर देंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स जो आयोनाइज्ड हुए बगैर आगे चले जाएंगे। तो अगर कम प्रेशर देंगे तो हो सकता है यूनिक पॉजिटिव आयन बनने की बजाय डाई पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल स्पीड कम है, उस पर 1 2 3 4 5 फर्ज करें उसमें 5 बार इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हो सकता है दूसरा भी निकाल ले। तो इस वजह से ये एक फिक्स प्रेशर है जो कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर ऑब्जर्वेशन रखा गया, तो यही रखना होता है। ये यहां से चला गया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं इसके ऊपर, गैस मॉलिक्यूल है, आयंस में तब्दील हो चुका है। अब यहां से आयन, ये डिफरेंट आयंस बन रहे हैं। इन आयंस के रास्ते में हम रखेंगे एक परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट। इन आयन के रास्ते में हम रखते हैं एक परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट। उसकी क्या रीजन है, ये एक सुराखदार जाली हमने क्यों रखी है, बेसिकली इसका नाम है परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट। ये परफोरेटेड का मतलब हम सबको पता है, सुराखदार है, परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट करवाएगी इसको, ये एक्सेलरेट किसको करवाएगी, हमने ये देखना है, एक्सेलरेटिंग प्लेट। ये किसको एक्सेलरेट करवाएगी, दो रीजंस हैं। ये आयंस जो हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्यों नहीं जाते, पहला क्वेश्चन तो ये आयंस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाए। दूसरा ये कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो किधर जाएंगे, दो क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, अब आयंस उधर नहीं जाने चाहिए, इस वजह से हमने एक स्टैटिक चार्ज वाली नेगेटिव परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट लगा दी। नेगेटिव चार्ज इस जाली पे प्रोवाइड कर दिया जो कि स्टैटिक चार्ज है। ये क्या करेगा, ये इन आयंस को एक्सेलरेट करवाएगा आगे की तरफ, क्योंकि पीछे से भी एक प्रेशर के साथ ये आयंस आ रहे, ऊपर से इसने भी खींचा है, तो आयंस इस वजह से इसके अंदर से गुजर जाएंगे, इस प्लेट में से गुजर जाएंगे। अब इस प्लेट में से गुजर गए तो हमारा जो मकसद था कि ये कहीं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ न चले जाएं, वो पूरा हो गया। ये हमने रोक लिया इनको उधर जाने से, ये आपके पास आयन आ गया। अब इनके रास्ते में हम लोग लगाएंगे एक, दो प्लेट्स लगा देते हैं, ये आपके पास दो प्लेट आ गई।
ये हमने 2 प्लेट लगा दी। इस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पे जोड़ देते हैं। बैटरी, इस बैटरी की पावर है 500 से लेकर 2000 वोल्ट, ये पावर है बैटरी की। इसी तरह हम यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी लगा देंगे। वो बैटरी कितने वोल्ट की है? 500 से लेकर 2000 वोल्ट की बैटरी लगा दी हम। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव आयन जो है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है, ये इस पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से ये आयन इस छोटे से सुराख के अंदर से गुजर जाएंगे। इन 2 प्लेट्स के दरमियान हमने एक छोटा सा सुराख किया था। अब यहां से आयन लाइन अप होकर गुजरेंगे, ये आयन यहां से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहां से आगे हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, देखे हम लोग क्या कर चुके, हम लोगों ने आयोनाइजेशन कर दी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वोल्ट की है? 500 से 2000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हम। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड की बारी आ गई। जैसे ये आयंस इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो हमने पढ़ा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जाती हैं। ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं यहां से। जब फील्ड लाइंस जाएंगी तो ये आयंस को इसके असली रास्ता से डेविएट कर देंगी, उसी प्रिंसिपल पर कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो अपने असली रास्ते से हट जाते हैं। इस वजह से ये अपने असली रास्ते से, ये फील्ड लाइंस है, ये इनको डाउनवर्ड मूव करवा देंगी। यहां से ये जो पार्टिकल है ये यहां पे जा गिरेगा, यहां से ये जो पार्टिकल है ये यहां जा गिरेगा, यहां से ये जो पार्टिकल है ये यहां जा गिरेगा। अब देखें, ये जिस प्लेट पर गिर रहे हैं हम उस प्लेट को नाम देते हैं आयन कलेक्टर का। यहां से इनके टर्न होने से हमें इनका मैस मालूम हो जाता है। देखें, इसका मैस ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। अब यहां से फील्ड लाइन इनको स्ट्राइक करती है, और फील्ड लाइन जब स्ट्राइक करती है तो ज्यादा वेट वाला बड़ा टर्न लेता है, कम वेट वाला कम टर्न लेता है, उससे कम वेट वाला कम टर्न लेता है। सिमिलरली जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बर्तन में, प्लेट में आपने गंदम के दाने डाले, उस गंदम के अंदर आपको पता व्हीट स्ट्रा भी है, डस्ट भी है, और आपके पास पार्टिकल्स है गंदम के। तो आप लोग एक पंखा लगा दें, पंखा लगाएंगे तो जैसे उसको आप छांटना शुरू करेंगे, पंखे की हवा की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से जो व्हीट है वो यहाँ पर गिरेगी, और जो व्हीट स्ट्रा है वो यहाँ पर गिरेगा, और जो डस्ट पार्टिकल है वो दूर जाकर गिरेंगे। बेसिकली व्हीट यहाँ पे क्यों गिर रही है, गंदम यहाँ पे क्यों गिर रही है? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। व्हीट स्ट्रा, जिसको पूड़ी भी बोलते हैं, व्हीट स्ट्रा यहाँ पे क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका वेट कम है। डस्ट, मट्टी जो है वो और दूर जाके गिर रही है क्योंकि उसका वेट और कम है। तो ये एक रीजन है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर ये वेट वाला, ज्यादा वेट वाला पार्टिकल बड़ा टर्न लेता है और ये कम टर्न लेता है, ये कम टर्न लेता है। हर किसी का रेडियस डिफरेंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है टर्न लेने का, वो रेडियस है, वो डिफरेंट है। हर किसी का रेडियस डिफरेंट है, हर किसी का रेडियस डिफरेंट है। अब इस वजह से, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, मैस भी टर्न डिफरेंट हो रहा है, मैस डिफरेंट है, तो इस वजह से चार्ज टू मैस रेशियो या मैस टू चार्ज रेशियो भी डिफरेंट आएगी। तो मैस टू चार्ज रेशियो यहां से निकाली जा सकती है। तो मैस टू चार्ज रेशियो कैसे निकाली जाती है? m/e, ये बेसिकली ये जो मैस टू चार्ज रेशियो का प्रिंसिपल है ये जे थॉमसन का है। मैस टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू h² r² / 2e। इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। हम लोग देखते हैं कि H क्या चीज है। H है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और E क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और R क्या है?
circular path, r is the radius of circular path, यानी कि r क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये जो टर्म लिया हर किसी का r डिफरेंट होगा। अब हम लोग यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप, या एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप, एक्सप्लेन दिस रिलेशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने h का और r का आपस में रिलेशन बताना है, e कांस्टेंट रख लेना है, e का और r का आपस में रिलेशन बताना है तो h कांस्टेंट रख लेना है। इस तरह हमें मास टू चार्ज रेशो मिल जाती है इस फार्मूले से, और हम इस रिलेशनशिप को अब एक्सप्लेन करने लगे। H is directly proportional, so H is inversely proportional H is inversely proportional to R by keeping E constant। अगर आप E को कांस्टेंट रखते हैं तो H और R का आपस में इनवर्स रिलेशन। दूसरी बात, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to R by keeping H constant। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप, तो यहां से लेकर यहां तक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक हो गया। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि यहां से मास टू चार्ज रेशो यानी कि मास ऑफ आइसोटोप्स हमें मिल जाता है। अब दूसरी बात है कि जैसे ही वो आयंस आयन कलेक्टर पर गिरते हैं तो क्या होता है, ये आयन जिस जगह पर गिर रहे हैं वो आयन कलेक्टर है, आयन कलेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोमीटर ऐसा मीटर है जो चार्ज की मेजरमेंट कर रहा है। अब यहां से आयन जब यहां पे गिरता है तो करंट पैदा होता है। मैं फर्ज करता हूं कि जब ये वाले आयन गिरते हैं तो 2 एम्पेयर करंट पैदा होता है, जब ये वाला आयन गिरता है तो 3 एम्पेयर पैदा होता है, ये वाले आयन गिर रहे हैं तो फर्ज करें 6 एम्पेयर करंट पैदा होता है। अब ये आयन का मास आपके पास आ चुका, फर्ज करते हैं ये आयन 22 आइसोटोप का है जिसका एटॉमिक मास 22 है, वो वाला आइसोटोप है। जिसका मास 21 है वो वाला आइसोटोप है, जिसका मास 20 है उसका आइसोटोप है। यहाँ पे 1 एम्पेयर कर लेते हैं, यानी कि ये जो आइसोटोप्स थे जिनके साइजेस डिफरेंट थे, जिनका मास डिफरेंट था, वो जब यहाँ पे गिरते हैं तो चार्ज पार्टिकल है वो प्लेट पे गिर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट पैदा होगा। उस करंट को हमने देखना है कि कौन से आइसोटोप्स ज्यादा करंट पैदा कर रहे हैं। लेट्स सपोज के जिसका एटॉमिक मास 22 है वो 2 एम्पेयर करंट पैदा कर रहा है, जिसका एटॉमिक मास 21 है वो 1 एम्पेयर करंट पैदा कर रहा है, और जिसका 20 है वो 6 एम्पेयर करंट पैदा कर रहा है। अब यहां से जो करंट की स्ट्रेंथ है वो उन आइसोटोप्स की अबंडेंस के बारे में बता रही है। मतलब अगर ये वाले आइसोटोप्स ज्यादा होते, ये चार्ज पार्टिकल नियॉन के अंदर ज्यादा होते, तो यहां पर करंट भी ज्यादा एम्पेयर में पैदा होता। इसी तरह ये अगर ज्यादा होते तो ज्यादा पैदा होता। इनके यहां पर गिरने की वजह से, इनके यहां पर करंट पैदा करने की वजह से हमें इनकी रिलेटिव अबंडेंस पता चल जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रोमीटर से हमें रिलेटिव अबंडेंस का आइडिया हो जाता है। और उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। दो चीजों के दरमियान ग्राफ बनेगा जिसको बोलते हैं मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। लास्ट पे बच्चे आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाना है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ किसके दरमियान बनेगा? मास स्पेक्ट्रोग्राफ
आप लोग एटॉमिक मास को एक्स एक्सिस पे रखें, रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस पे रखें। हमारे पास नियॉन एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 ये आइसोटॉप्स पैदा होते हैं। नियॉन 20 कितने हैं? वो 90.96% है। इस तरह एक स्लोप आती है, एक पीक आती है। इसी तरह यहां पर नियॉन 20 कितने हैं? ये नियॉन 20 है 21 कितने हैं? 0.26%। इस तरह नियॉन 22 कितना है? 8.82% है। तो ये एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान ग्राफ बन गया जिसको मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। डिफाइन मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ और मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास कैसे काम करता है और मास स्पेक्ट्रोग्राफ तक पहुंचने हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक 9 पॉइंट्स थे। सबसे पहले वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आयन कलेक्टर, डिटेक्टर, मैग्नीफायर रिकॉर्डर और फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेटा फी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।